Good evening, students. बच्चे गुड इवनिंग। मेरी आवाज नहीं आ रही? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी? ये नहीं था चश्मा इसके अंदर। बेटा दरवाजा बंद कर देना बाहर से, यू नो आई। ले जाओ। हाँ ये सब ले जाओ, ये पड़ा रहे, कोई बंद कर देना। शेयर हो रही है बेटा? स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो बच्चे, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। पिछली असाइनमेंट होगी आप सबकी? हाँ जी, करिए आपने असाइनमेंट या छोड़ दिया है? कोई जवाब नहीं आ रहा। बेटा क्या फायदा फिर मेरी असाइनमेंट देने का, आप इतने दिन में नहीं कर पाए? उसमें एमसीक्यू ही थे, और क्या था? क्या प्रॉब्लम आई है करने में, ना करने में? क्यों नहीं की? बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी करने में, या कोशिश ही नहीं की अभी? सोच रहे हो अभी क्लासेस लगा लें, बाद में पढ़ेंगे? ये ना सोचना गलती करोगे आप बहुत बड़ी। साथ साथ असाइनमेंट करनी है, साथ साथ रीडिंग लेनी है, अगर पेपर क्लियर करना है तो। सुन रहे हो मेरी बात को? हेलो हेलो। यस। तो मेरे को रिस्पोंड नहीं कर रहे ना आप लोग, मुझे लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं सुन रही आपको। अब पिछली असाइनमेंट दोनों पूरी कर लेना, तब मैं अगली बाद में दूंगी, ठीक है? अब आज हमने करना है कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? कैश बुक, फीचर्स ऑफ कैश बुक पढ़ना है हमने। कौन पढ़ेगा फीचर्स ऑफ कैश बुक? कौन पढ़ेगा आप में से फीचर्स ऑफ कैश बुक? विमल आप पढ़ोगे? विमल, हरमन, कोई वॉलंटियर आप में से? कोई वॉलंटियर नहीं है? मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो बेटा, गुड। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैश ना बुक। ना ना, आप फीचर्स पढ़ो, सिर्फ फीचर्स ऑफ कैश बुक। ओके मैम। फीचर ऑफ कैश बुक. This is the book of accounts in which only a cash transaction are recorded. Second, all receipts of cash and payments involve cash are recorded in the books of accounts. Third, transactions are recorded in the books of chronological order. Fourth, the pro forma of cash book is similar to that the ledger accounts having two sides, debit side and credit side. Fifth, it's the books of the accounts which is a book of primary entry as well as a book of final entry. So it is referred to the generalized ledger. Sixth, it is a balance reflect the balance of cash available. देखो अब फीचर्स ऑफ कैश बुक में क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। या तो हमें कैश मिलता है या हम पे करते हैं, दोनों तरह की कैश को हमें लिखना है। और कैश जो होता है हमारा, लिक्विड कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तीन तरह से हो सकती हैं। हम कैश दे सकते हैं किसी को, हम चेक दे सकते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक यूज करते हैं। कैश बुक में दो साइड्स होती हैं। कैश बुक जो है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। पहला फीचर यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। दूसरा यह है कि इसमें सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स आती हैं। तीसरा ये है कि इस बुक को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने जर्नल में भी किया था
कि जिस डेट को काम हुआ पहले डेट वाइज एंट्री करेंगे। परफॉर्मा जो है इसका लेजर वाला होता है, क्योंकि इसमें रिसीट एंड पेमेंट दोनों है, तो दोनों साइड्स आती हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी बुक है, जैसे हम कहते हैं ना कि दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइमरी भी है, तो ये भी एक ऐसी बुक है जो आपकी बुक ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी है, यानी कि सब्सिडरी बुक भी है, और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है, और लेजर भी है। तो कैश बुक आपकी बुक भी जर्नल भी है और लेजर भी है, इसलिए इसको एक स्पेशल लेजर बोला जाता है और इसको नाम दिया जाता है जर्नलाइज्ड लेजर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जर्नलाइज्ड लेजर। और जो इसका बैलेंस निकलता है वो हमारा होता है एट द एंड हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कैश बुक में अलग अलग तरह की हम कैश बुक रखते हैं। एक रेगुलर कैश बुक होती है, एक पेटी कैश बुक होती है। ठीक है, अब रेगुलर कैश बुक क्या होती है? जिसमें सारी कैश एंट्रीज आती हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, इसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, और इसको हम कॉलम वाइज फिर आगे कैटेगरीज बना देते हैं। कॉलम वाइज मतलब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ हमारे पास कैश की एंट्रीज आती हैं, और उसका फॉर्मेट ही हमारे पास वही होता है जो हमने लेजर का किया था, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, कैश डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो। डबल कॉलम में कैश के साथ साथ बैंक भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपको बैंक की एंट्रीज भी करनी है, अगर आप सिंगल कॉलम बना रहे हो तो आपको बैंक की अलग बनानी पड़ेगी, कैश की अलग, जबकि आप एक सिंगल में दोनों इकट्ठी एंट्रीज भी कर सकते हो। अगर आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक को पैसे दे रहे हो या निकाल रहे हो, तो वो बैंक में आ जाएगा, और कैश कर रहे हो तो कैश कॉलम में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज अलग आती है जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वो कब होते हैं? जब हम बैंक से कैश निकालते हैं या फिर हम बैंक में कैश जमा करते हैं, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और उसके लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी आता है। क्यों सी आता है? क्योंकि उसकी डेबिट भी इसी पे आएगी और क्रेडिट भी इसी में आएगी। जैसे आपने बैंक में कैश जमा कराया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश, पैसे आ जाएंगे बैंक में। और अगर हमने कैश में हमने करना है बाय बैंक, तो कैश में आ जाएंगे। तो दोनों एंट्रीज एक ही उसमें आ गई हमारी, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट सेम आ गया, तो लेजर फोलियो में सी लिख देते हैं। तीसरी हमारी होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बैंक कैश तो आता ही आता है, साथ में एक कॉलम और आ जाता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के भी कई टाइप्स होते हैं। डिस्काउंट जो है, सबसे पहले तो ये होता है कि या तो डिस्काउंट अलाउड होता है या डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। डिस्काउंट अलाउड होता है जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक खर्चा है और वो डेबिट साइड में आ जाता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, वो हमारा फायदा होता है, वो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाता है। क्योंकि हमारे नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, इसके अलावा डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। हमेशा याद रखना कि आपकी इस कैश बुक में सिर्फ कैश डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं होती, ना जर्नल में ना लेजर में, उसको सिर्फ नरेशन में लिखा जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जो बेचने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे आजकल ईयर एंड सेल लगी हुई है, सीजन एंड सेल लगी हुई है, सॉरी, गर्मियों के कपड़े डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। अब 1,000 रुपए की चीज आपने खरीदी ऑनलाइन और उस पे 70% डिस्काउंट है, तो आपको वो 300 रुपए की मिलेगी। तो हम और जो हम आपका जो सेलर है और जो परचेजर है, दोनों अपनी बुक्स में एंट्री 300 की करेंगे, 1000 की नहीं करेंगे। उस डिस्काउंट को हम कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नरेशन में लिखेंगे कि ये चीज 70% डिस्काउंट पे दी गई है,
ताकि कल को जो जिसने खरीदी है वो वापस करने आता है तो फिर हमें उसको उतना ही पैसा देना है जितना उसने हमें दिया है। अगर 70% पे हम बेच रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि चीज बेच तो रहे हो 300 रुपए की और दुको जब वो बायर वैसे तो डिस्काउंट वाली चीज वापस लेते नहीं है, पर आप लेने मान लो वो ले भी ले एक्सचेंज में, तो क्या आपको 700 1000 रुपए थोड़ी ना दे देगा, 300 का सामान ही देगा ना 300 के बदले। समझ आई आपको या नहीं आई? हाँ जी बच्चे, कुछ समझ भी आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ट्रेड डिस्काउंट और कैश Yes. डिस्काउंट में फर्क पता चला? ट्रेड डिस्काउंट है जो हम बेचने के लिए देते हैं, कैश डिस्काउंट होता है जो हम सामने वाले को मोटिवेट करते हैं कि मेरा पैसा तूने देना है, जल्दी दे दे, मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। कैश डिस्काउंट की एंट्री हमारी कैश बुक में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एंट्री हम इसमें करेंगे, तो हम करेंगे कैश डिस्काउंट की। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आएगा। और ये डिस्काउंट हम कब कर देते हैं या लेते हैं? जब हम कैश की पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? अब इसकी Yes, एंट्री ma'am. Yes, ma'am. एंट्री क्यों होती है उसका लॉजिक भी समझ लो। अब आपसे किसी ने 1000 रुपए का सामान उधार खरीदा, आपने उसको बेच दिया राम को, आपने लिखा राम डेबिट टू सेल। अब आपने राम से 1000 रुपए लेने हैं, आप गए, वो दे नहीं रहा पैसे, आपको लगता है कि भाई ये तो भाग ही ना जाए, आपने उसको कहा भाई 100 रुपए डिस्काउंट ले ले, मेरे 900 रुपए दे दे। तो अब जब आप उससे लोगे 900, आप उसके अकाउंट में लिखोगे कि कैश डेबिट टू राम, 900 रुपए आपने लिख दिए। अब हिसाब से सोचो कि राम को अगर आपने एक तरफ 1000 लिखे हैं, दूसरी तरफ 900 लिखोगे, तो 100 रुपए तो उसके अकाउंट में खड़े रहेंगे। तो वो तो ऐसे लगेगा कि हमने 100 लेने हैं, तो हमें उस 100 को भी खत्म करना है, और वो हमारा लॉस है, अब दोबारा तो मिलेंगे नहीं वो 100 रुपए। तो इसलिए हम उसको खर्चे में डाल देते हैं, डिस्काउंट में डाल देते हैं। ठीक है। और अगर ज्यादा पैसे काटता है, कोई भाग ही गया, कम दे गया या इंसॉल्वेंट हो गया, फिर हम उसको बेड डेट में डाल देते हैं। थोड़े अमाउंट को हम डिस्काउंट में डाल देते हैं, ज्यादा अमाउंट को हम बेड डेट में डाल देते हैं। इसलिए ये वाले कैश डिस्काउंट की एंट्री हम यहाँ करते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते हैं। मल्टी कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इसको हम कस्टमाइज कैश बुक भी बोलते हैं, जो हम हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कस्टमाइज करती है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, कोई खर्चे किसी के पास है, कोई किसी के पास है, तो जो जो खर्चे हम करते हैं हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे इधर भी वही डेबिट क्रेडिट है, ठीक है, दोनों तरफ आपका खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, डेट पर्टिकुलर। अब मान लो खर्चे कौन कौन से हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, सॉरी, इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम। ये कहाँ पर आती है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन? आपको याद है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, क्लब, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है हमारी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती, तो इनकी ज्यादातर इनकम सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट वगैरह से आती है, और मिसलेनियस इनकम। इसलिए 4 कॉलम इनकम साइड के बन गए। एक कॉलम आप और बना सकते हो टोटल का, जिसमें आप सबका टोटल कर सकते हो। क्रेडिट साइड में आपके खर्चे आएंगे, जैसे सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, कम्युनिकेशन चार्जेस, मिसलेनियस, जो मोटे मोटे मेन खर्चे होते हैं। मिसलेनियस इसलिए लिख दिया कि अगर कोई खर्चा ऐसा है कि जिसका हम हेड नहीं बना पाए, तो वो मिसलेनियस में चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी कॉलम कैश बुक। तो हमने सिंगल कॉलम करी, डबल कॉलम करी, ट्रिपल कॉलम करी और मल्टी कॉलम करी। 4 तरह की हमने कैश बुक कर ली। अब आती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक किस चीज के लिए होती है? जो छोटे छोटे खर्चों के लिए होती है। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं, ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो पेनीज में होती हैं, जैसे 10 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए खर्च हो गए, 50 रुपए खर्च हो गए। अगर हम 10-10, 20-20 रुपए की एंट्री भी अपनी कैश बुक में डालते रहेंगे, तो हमारी कैश बुक बहुत बड़ी हो जाएगी। और कहाँ पर, कहीं तो आप करोड़ की एंट्री डाल रहे हो, लाख की डाल रहे हो, कहीं 10 रुपए की डाल रहे हो, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस हैं।
तो इसलिए हम दोनों को सेपरेट रख लेते हैं। छोटे छोटे खर्चों के लिए हम एक अलग कैश बुक रखते हैं जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? और इसमें ज्यादातर खर्चे ही होते हैं, इनकम तो आती नहीं पेटी में। पेटी में इनकम का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें सिर्फ खर्चे होंगे। हम कैशियर को पैसे दे देंगे, जो प्रिंसिपल कैशियर हम उसको बोलते हैं या चीफ कैशियर बोलते हैं, जो हमें कुछ पैसे दे देगा पेटी कैशियर को, जो उसमें से वो खर्चे करता रहेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसको हम या तो ऑर्डिनरी सिस्टम से चला सकते हैं या इम्प्रेस्ड सिस्टम से। तो आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, ऑर्डिनरी सिस्टम क्या होता है। प्री डिसाइडेड अमाउंट जो है हम चीफ कैशियर पेटी कैशियर को दे देता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी खर्च करे। जैसे आप लोगों को घर में पॉकेट मनी मान लो मिलती है, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000। हर महीने मम्मी पापा ने आपको 5000 दे देने हैं खर्च करने के लिए, या 2000 दे देने हैं, या 1000 दे देने हैं, प्री डिसाइडेड है। अब आप उसमें से बचाओ या खर्च करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो दूसरा इम्प्रेस्ड सिस्टम है वो ये कहता है कि आपको 2000 रुपए दे दिए छोटे छोटे खर्चों के लिए। ये समझ लो कि आपका ऑर्डिनरी सिस्टम होता है, मम्मी का इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। मम्मियों को नहीं देते पापा इतने पैसे ऐसे। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमने तुम्हें 5000 दे दिए, अगला महीना शुरू होता है तो पूछते हैं बताओ क्या हिसाब है, 5000 में से 10,000 में से कितना पैसा आपका खर्च हुआ और कितने बचे हुए हैं। मान लो वो कहते हैं 2000 बचे हुए हैं, 8000 खर्च हो गए, तो पापा क्या कहेंगे, ये लो 8000 और पकड़ो, 10,000 अगले महीने के फिर से पूरे हो गए। तो यहाँ पर वो पैसा मिल रहा है जितना खर्च हुआ है, जबकि ऑर्डिनरी सिस्टम में पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रतनलाल। आपको ट्रिपल कॉलम बनानी है। तो ट्रिपल कॉलम में कौन कौन सा कॉलम था हमारा? यहाँ पर वो कह रहा है आपका एक तो कैश कॉलम आ गया, एक बैंक अकाउंट आ गया जो आपका एसबीआई में है, और तीसरा कॉलम हमारा डिस्काउंट का बनेगा। ठीक है, ओके बाय। तो ध्यान से देखो आप लोग, कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ध्यान से देखो। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा मुझको। पहले मैं ओपनिंग बैलेंस बता देती हूँ। 20,000 हमारा कैश में पड़ा है, 26,000 हमारे बैंक में पड़े हैं। तो हम कैश कॉलम में 20,000 और बैंक कॉलम में 26,000 डाल देंगे। 20,000 एंड 26,000। ठीक है, अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, पहले 1 मार्च की एंट्री, फिर 5वीं की, इस तरह से हम चलेंगे। 1 मार्च के बाद हमारे पास आती है 2 मार्च, जहां पर हमने किया परचेज ऑफ प्रिंटर, 12,000 का प्रिंटर खरीदा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जल्दी से बताओ शुभम। मैम ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट्स टू कैश। वेरी गुड, ऑफिस इक्विपमेंट्स टू कैश। तो अब कैश बुक में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स हमने लिख दिया, 12,000 हमने कैश में डाल दी। ठीक है, 2 तारीख की एंट्री हो गई हमारी। अब फिर हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ही चलेंगे। फिर हम 5 मार्च को लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसकी एंट्री बताएगी हरप्रीत, आप बताओ। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, तो कैश के डेबिट में हम लिख देंगे टू सेल्स। कितनी लिखेंगे हम, 34,000 की सेल्स है, तो यहाँ पर हम 34,000 लिख देंगे। ठीक है, टू सेल करके। अगला ऑर्डर हमारा है रिसीव्ड फ्रॉम हृदय ऑन अकाउंट 32,000। इसकी एंट्री कौन बताएगा? हृदय से 32,000 रुपीज आए, क्या एंट्री करोगे दिलप्रीत? मैम हृदय तो बैंक अकाउंट।
आप बेटा उसको दे रहे हो या ले रहे हो पैसे? मैम मैं बताऊं? बताओ। बैंक टू हृदय मैम। हाँ जी। बैंक क्यों आएगा? देखो, क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा हुआ है इसीलिए। यहाँ पर यही कंफ्यूजन आपकी दूर करनी है मैंने सबकी। ऑन अकाउंट क्या होता है पता है आपको? हम्म दिलप्रीत, आपने गलत बोला था सबसे पहले तो, कि हृदय डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं, दे नहीं रहे। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो पैसे कैश जब भी आता है, चाहे वो कैश आए चाहे बैंक में आए, उसको डेबिट करना है। एक बात ये पल्ले बांध लो। अब ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं होता इन अकाउंट नहीं है, ऑन अकाउंट है। इन अकाउंट और ऑन अकाउंट में फर्क है। इन अकाउंट होता है कि हमारे बैंक में पैसे आए हैं। ऑन अकाउंट का मतलब है कि उससे हमने लेने थे पैसे और वो दे रहा है, उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। फर्क समझ आइए आप लोगों को? यस मैम। तो अब क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू हृदय। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू हृदय कर दिया। क्लियर है? अगला ऑर्डर हमारा आ रहा है 8 मार्च का। 8 मार्च को क्या कह रहा है? ए लैपटॉप परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर बाय चेक। इसकी एंट्री कौन बताएगा? जसप्रीत शर्मा। मैम ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यस, वेरी गुड। क्योंकि उसने लैपटॉप खरीदा है लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। तो जब पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीद रहा है तो वो ड्राइंग्स बन जाएंगी। और क्योंकि पेमेंट चेक से कर रहा है तो वो बैंक आ जाएगा। बैंक से पेमेंट होती है चेक की हमेशा। तो हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। बैंक में हम लिख देंगे 22,000। देखो, बाय ड्राइंग्स बैंक में हमने लिख दिया 22,000। ठीक है। अगली है अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। इसकी एंट्री क्या आएगी? कुलप्रीत कौर, आप बताइए। खुशप्रीत कौर, सॉरी। खुशप्रीत कौर, एंट्री बताओ बेटा। या है ही नहीं खुशप्रीत कौर? ऐसे तो नहीं है कोई बच्चा ज्वाइन करके और बस बैठ गया? शिवम अरोड़ा, आप बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या थी हमारी? अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक का क्या मतलब हुआ बेटा? मैंने तो एंट्री है जी बैंक अकाउंट कुछ है। हम मैम बैंक एंट्री में ऑन जमा करा, हम बैंक में जमा मैम करा ये रहे हैं कॉन्ट्रा बैंक। एंट्री है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और बेटा हम बैंक में जमा करा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं शिवम। ठीक है। तो हम बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक में पैसे जा रहे हैं। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर हम टू कैश लिखेंगे 31,000। और यहाँ बाय बैंक लिखेंगे। जो इसने गलती की आपने नहीं करनी है। लेजर फोलियो वाले कॉलम में क्या आना चाहिए? सी। लेजर फोलियो वाले कॉलम में क्या लिखना है आपने? दोनों तरफ क्या लिखोगे? हाँ जी शिवम। सी मैम, कॉन्ट्रा एंट्री हाँ, के लिए। कॉन्ट्रा एंट्री। अगली एंट्री है हमारी, मिस्टर सेन ने अपना अकाउंट सेटल किया। देखो यहाँ फिर पर अकाउंट आ रहा है, यहाँ पर अकाउंट का मतलब है उसकी लेजर, सेन की। उसने अपना अकाउंट सेटल किया। ठीक है। 24,500 का क्लेम था और 24,000 में उसने सेटल कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या एंट्री आएगी? हाँ जी, कोई बताएगा आप में से इसकी एंट्री? वॉलंटियर। हाँ, देविंदर सिंह बताओ। कैश अकाउंट टू मिस्टर सेन अकाउंट मैम 24,000 अमाउंट है ये। क्या आएगा?
24,000 अमाउंट आउट दीजिए। क्या कैश एंट्री अकाउंट क्या टू बनी? मिस्टर सेल अकाउंट। कैश कैश अकाउंट टू अकाउंट मिस्टर सेल अकाउंट। नहीं, शुभम आप बताओ। मैम कैश अकाउंट 24,000, डिस्काउंट हम्म। अलाउड 500 टू यस। मिस्टर सेन। हाँ देविंदर, आप डिस्काउंट छोड़ रहे हो। उसने 24,500 देने थे, वो 24,000 में सेटल कर रहा है, इसका मतलब हम 500 रुपए का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। और जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं वो हमारा खर्चा होता है, हमारा लॉस होता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 24,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू मिस्टर सेन आएगा। टू मिस्टर सेन ठीक है। 24,000 कैश में आएंगे, 500 रुपए हमारे डिस्काउंट में आएंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? मैं वो भूल गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक करना है। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया कि ये ट्रिपल कॉलम है। डबल कॉलम चाहिए। कोई बात नहीं, ध्यान रखना है बच्चे। अगला है ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। हाँ जी, हरमन आपने बता दिया। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000 हाँ 2,000। वेरी गुड, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेसिकली हम बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे बाय रेंट, और बैंक में पैसे लिख देंगे 2,000 क्योंकि चेक से पेमेंट करी है। अगला है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसकी क्या एंट्री आएगी? हमने बैंक से 3,400 रुपये निकाले पर्सनल यूज के लिए। हम्म, मुस्कान आप बताओ। मैम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस वेरी गुड, क्योंकि हम दिख ये रहा है कि हम बैंक से निकाल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक 3,400। सॉरी, हाँ ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, तो बाय ड्राइंग्स आ जाएगा। बैंक से हम 3,400 निकाल लेंगे। अगली है रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अतुल अगेंस्ट हिज अकाउंट 23,000, 22,800 हमने रिसीव किए। इसकी क्या एंट्री आएगी? अंजलि आप बताओ। कैश अकाउंट डेबिट हम्म 22,800, डिस्काउंट अलाउड 200 ठीक है, टू अतुल अकाउंट बिल्कुल ठीक ट्वेंटी है। थ्री तो राहुल, थाउजेंड राहुल तो हम लिखेंगे, आपने क्या बोला? बैंक डेबिट बोला है? हाँ जी बेटा, बैंक बोला डेबिट? क्या कैश बोला? अकाउंट डेबिट। हाँ कैश, वही मैं सोचू बैंक नहीं आएगा, कैश आएगा। टू मिस्टर राहुल 22,800 कैश में, 200 डिस्काउंट में। अगला है हमारा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्नेहा। इसकी क्या एंट्री आएगी विमल? एम परचेज अकाउंट टू स्नेहा अकाउंट। तो इसकी तो कैश बुक में कोई एंट्री बनती ही नहीं है। ठीक है, अगली है सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज। तो इसको हम नो एंट्री बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आ रही ना इसकी। अमरप्रीत कौर आप बताओ, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज। मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, वजिंदर कौर, परजिंदर कौल, विमल, किसी को नहीं आती एंट्री सैलरी की पेमेंट की? हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, सैलरी तो इतनी अकाउंट डेबिट सिंपल, टू हाँ तो सिंपल सी सैलरीज। एंट्री है ना। तो बाय सैलरीज लिख देंगे कैश में 12,000। ठीक है, अगला क्या है आपका? 12,800 चेक रिसीव्ड फ्रॉम संदीप एंड केप्ट इन कैश बुक। क्या एंट्री करेंगे? टू संदीप 12,800, चाहे आपने कैश बुक में रखा है ना इसको,
भी हम बैंक में ही डालेंगे, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो उसको बैंक में ही जमा कराएंगे ना, आज नहीं तो कल करा देंगे। तो 12,800 बैंक में जाएगा। जब भी कोई चेक पेमेंट होती है या चेक रिसीव होता है, आपने उसको बैंक में ही डालना है। लेकिन 25 तारीख को जो चेक था हमने जमा कराया, उसका 24 को उसने दिया था, 25 को जमा करा दिया। ये भी देखो ना, आपने साथ के साथ जमा करा दिया अगले दिन। हो सकता है उसने शाम को लेट दिया हो, लेकिन बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, वापस कर दिया, और 300 रुपए आपके काट भी लिए। तो अब क्या करेंगे? ये क्या किया है? डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री करिए इसकी। नहीं, ठीक है, ये तो जमा कर दिया ना। 24 को नहीं की हमने एंट्री, 25 को की है, क्योंकि हमने बैंक में 25 को जमा कराया है। तो जब हम चेकबुक उसको अपने बॉक्स में रख रहे हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री हम तब करेंगे जब उसको बैंक में जमा करा रहे हैं। और जब बैंक आपके चार्जेस काटता है, उसकी एंट्री होती है बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक आपसे कैश नहीं लेता, अपने अकाउंट से ही काट लेता है। तो यहाँ पर बाय बैंक चार्जेस आ गया 300 रुपए। 28 तारीख को संदीप का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने हमें वापस कर दिया, तो हम फिर लिखेंगे बाय संदीप, क्योंकि हम उसको ही वापस करेंगे। डिसऑनर ऑफ चेक 12,800। और स्नेहा ने आपको द चेक ऑफ संदीप वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, अमाउंट पेड टू स्नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम 24,700। अब यहाँ देखो, इसने नहीं बताया फुल क्लेम कितना था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने बीच में से एक एंट्री आई थी परचेज वाली, जो हमने नहीं की थी, ये वाली। इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं की थी हमने। स्नेहा से 24,000 का सामान लिया था और उसको हम दे रहे हैं 23,700। तो 300 रुपए का हम डिस्काउंट उससे ले रहे हैं। एंट्री क्या आएगी? स्नेहा डेबिट 24,000 टू कैश टू डिस्काउंट। तो हम उसको कैश में 23,700 देंगे और 300 रुपए हम उसका डिस्काउंट में डाल देंगे। अब हम इसका बैलेंस करते हैं। जो बैलेंस होता है वो सिर्फ कैश अकाउंट का होगा और बैंक का होगा। डिस्काउंट वाले कॉलम का कोई बैलेंस नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। कई बच्चे डिस्काउंट का भी बैलेंस कर देते हैं। डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि जो डेबिट में टोटल आएगा वो आपका डिस्काउंट अलाउड होगा और वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। जो क्रेडिट में डिस्काउंट आ रहा है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। इन दोनों को हम आपस में नेटिंग नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। समझ आ गई? हाँ जी बच्चे, हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं करते हम, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। आगे हमारे पास है कि जो हमने पढ़ा था, चेक रिसीव किया था हमने संदीप से और बॉक्स में रख दिया था, उसकी हमने कोई एंट्री नहीं की थी, अगले दिन की थी जब हमने उसको बैंक में जमा कराया था। तो उसको कई बार हम ऐसे कर देते हैं, जिस दिन आया मान लो 2-3 दिन के बाद ही हम उसको बैंक में जमा कराते। तो एक टेम्परेरी अकाउंट हम बना देते हैं, चेक इन हैंड डेबिट टू संदीप, ताकि एंट्री भी हो जाए और हमें याद भी रहेगा कि संदीप ने चेक दिया था हमें। और जब हम उसको बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? कर सकते हो, ये वॉलेंट्री है, मतलब वो आपकी मर्जी है, ये कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसी तरह आपका थर्ड एग्जाम्पल है, आप लोग खुद करेंगे ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये पेटी कैश का है, सॉरी, तो अलग से है। अब पेटी कैश में जैसे इसने बोला हमें कि 20,000 रुपए हमें मिले और ये हमने खर्चे किए, बस फेयर, कार्ट्रेज, पोस्टेज, कैजुअल लेबर, स्टेशनरी, ऑटो चार्जेस। तो पेटी कैश हम इस तरह से बनाते हैं, मतलब उसके मल्टीपल कॉलम बना देते हैं। टोटल पेमेंट का अलग हो जाता है, फिर कन्वींस, कार्ट्रेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस एंड मिसलेनियस। सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस। तो जो जो हमारा अकाउंट, जैसे अगर आपने कन्वींस की दी है तो कन्वींस आ जाएगी, कार्ट्रेज की कार्ट्रेज में आ जाएगी,
और जो कहीं आपकी नहीं आती है, जैसे रिपेयर ऑफ फर्नीचर हमारा रोज का काम नहीं है, कभी कभी करवाएंगे, उसका कॉलम नहीं है, तो फिर उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। इस तरह से आपने इसका पेटी कैश बनाना है। कर लोगे आप ये चीज? हाँ जी बताइए। अब वो कहता यस है मैम। कई बारी हम मैम ट्रिपल कॉलम या डबल कॉलम ना बना के सिर्फ बैंक का अलग से बनाते हैं, उसको हम बैंक बुक या फिर बैंक जर्नल बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ बैंक की एंट्रीज करेंगे। जैसे हम कैश बुक बनाते हैं वैसे ही बैंक बुक बनेगी। उसकी डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होंगी। ठीक है। अब आती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बैलेंस चेक करें तो हमारी कैश बुक का बैलेंस हमारी बैंक बुक के बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए, लेकिन वो कभी भी मैच होता नहीं है। रेयरली ऐसा होता है कि कभी मैच होता हो। ठीक है। तो ऐसे केस में हम यूजली हर महीने कंपनीज जो हैं अपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाती हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है ये। उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या कोई एंट्री करनी रह गई या कोई बैंक से एंट्री करनी रह गई। पीरियोडिकल इंटरवल्स पे वेरिफिकेशन करते हैं। पीरियोडिकल इंटरवल का मतलब होता है कि कुछ कंपनियां हर महीने कर लेती हैं, कुछ क्वार्टरली कर लेती हैं, कुछ 2 महीने के बाद। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें हर महीने ही करनी है, पर ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां हर महीने बैंक रिकॉन्सिलेशन बना देती हैं। द मेन रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, अब यहाँ पर हमें जो याद करना है थ्योरी का क्वेश्चन, वो ये है कि कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस में गैप होता है। वो मिलते नहीं है एक दूसरे के साथ, टाइम गैप होता है वो, या इसको हम कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं कि कुछ एंट्रीज हमने पहले कर दी, कुछ बैंक ने पहले कर दी। उन दोनों के डिफरेंस को हमने निकालना होता है। उसमें से कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें याद रख लेनी चाहिए, और ये कॉमन ट्रांजैक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। व्हाट आर द कॉमन डिफरेंसेस फॉर द टाइम गैप और कम्युनिकेशन गैप between the balance sheet and between the passbook, bank book and your cash book, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसमें आप ये भी ध्यान रखना, हमने सिर्फ बैंक कॉलम को लेना है कैश बुक के, कैश कॉलम को नहीं लेना, डिस्काउंट कॉलम को नहीं लेना। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। यस मैम। अब डिफरेंसेस कौन पढ़ेगा? डिफरेंस कौन कौन से हैं? परमवीर आप पढ़ोगे डिफरेंस? कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं है। चलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को चेक काट के दे दिया या मैंने दे दिया, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने चेक बैंक में जमा नहीं करवाया और हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं। तो सोचो, जब आपने किसी को चेक से पेमेंट करी 20,000 रुपए की, राम को आपने चेक से पेमेंट करी 20,000 की, आप एंट्री क्या करोगे उसकी? बताओ बेटा, राम को चेक दिया, क्या एंट्री करोगे? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। राम डेबिट टू बैंक। अब राम को आपने 20,000 रुपए से डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने ये मान लिया कि आपके बैंक में 20,000 रुपए कम हो गए। ठीक है। और क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3-4 महीने की होती है, राम ने 1 महीने तक वो चेक बैंक में जमा ही नहीं करवाया, भूल गया अपने पर्स में रख के या कुछ भी, तो क्या बैंक आपके अकाउंट में से पैसे कम करेगा? हम्म। अगर राम वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाता
तो क्या बैंक आपके अकाउंट से पैसे कम करेगा, बताओ मुझे? नो मैम। क्योंकि बैंक को तो पता ही नहीं आपने नो चेक मैम। काटा है। उसका रीजन ये है ना, बैंक को तो पता ही नहीं आपने चेक काटा है। तो अब आपकी जो कैश बुक है जिसमें बैंक कॉलम है उसमें बैलेंस कम हो गया और पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। क्लियर हो गई ये बात? हम्म। यस मैम। इसी तरह दूसरा, आपने चलो आपको शाम ने चेक दिया, आपने चेक ले लिया और बैंक में जमा करा दिया। अब क्या एंट्री करोगे आप? बोलो। अभी हमने किया था ना, चेक रिसीव किया और फिर बैंक में जमा करा दिया 25 को। तो क्या एंट्री करी हमने? अकाउंट की शाम अकाउंट हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने बैंक में अपने बैंक बुक में पैसे जमा करा कर दिए, ये मान लिया कि हमारे बैंक में पैसे जमा हो गए, लेकिन बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए क्योंकि उस बंदे के अकाउंट में पैसे थे नहीं, आए नहीं। तो फिर आपका जो बैंक बुक है वो उसमें पैसे ज्यादा हो गए जबकि पासबुक में पैसे कम है। समझ आ गई ये बात? यस मैम। अब अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली बाय द थर्ड पार्टीज टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, आपकी कहीं से स्कॉलरशिप आनी थी, आ गई, आपके अकाउंट अकाउंट में अपने आप पैसे आ गए और आपको पता भी नहीं है। तो क्या हुआ? थर्ड पार्टी ने आपके बैंक में सीधा पैसे जमा करा दिए। अब आपने पासबुक में तो वो पैसे जमा हो गए, लेकिन आपने तो अपनी बुक में एंट्री करी नहीं, तो आपकी पासबुक में पैसे ज्यादा हो गए और आपकी कैश बुक में कम हो गए। इसी तरह इंसिडेंटल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक को अपने जो भी खर्चे आपके काटने होते हैं, बैंक चार्जेस कह सकते हो आप इनको, इंसिडेंटल चार्जेस को। और इंटरेस्ट अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है वो बैंक अपने आप काट लेता है, आपसे पूछता नहीं, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है आपसे, तो वो खुद से काट लेगा। लेकिन आपको तो तभी पता चलेगा जब आप पासबुक चेक करोगे, तो वो भी आपका डिफरेंस हो जाता है, आपकी पासबुक में पैसे कम हो जाएंगे और कैश बुक में पैसे बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब बैंक चार्जेस काटता है तो जो आपका पैसा बैंक में जमा पड़ा है उसके ऊपर ब्याज भी देता है और वो ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जबकि आपको नहीं पता होता। तो आपके बैंक में पैसे बढ़ गए और कैश बुक में कम हो गए। डिसऑनर ऑफ चेक, जैसे आपने अभी चेक जमा कराया था वो डिसऑनर हो गया था, लेकिन आपको पता तो तभी चलेगा जब बैंक बताएगा। मान लो 10 दिन 15 दिन बैंक ने बताया ही नहीं कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, तब तक तो वो डिफरेंस रहेगा ना आपका। इसके अलावा क्लरिकल एरर्स हो जाती हैं जब कस्टमर या बैंकर या कोई आपका एम्प्लॉय एंट्री करने लगता है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। एक जीरो फालतू लग गई तो गलत हो गया, जैसे हम रेक्टिफिकेशन में करते थे 450 को 540 लिख दिया तो गलत हो गया, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकते हैं। इसके अलावा एक होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इस बात को समझ लो क्या होती हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? हाँ जी बच्चे। मैम बैंक को इंस्ट्रक्शन बताई होती है कि किसके हर महीने इस चीज की पेमेंट करनी है, जैसे लोन की पेमेंट, यस इंस्टॉलमेंट। यस, मान लो हमारे बैंक लोन चल रहा है और उसकी इंस्टॉलमेंट मुझे हर महीने बराबर देनी है 10,000 रुपए, तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ कि मेरे अकाउंट से हर महीने 10,000 काट के दे दिए जाए। इसी तरह मैंने LIC कराई है, उसकी साल की या 6 महीने की किस्त जाती है, मेरी प्रीमियम जाता है, मैं बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ कि मेरी हर महीने किस्त जमा होनी चाहिए। तो वो जो पेमेंट है स्टैंडिंग चार्जेस बैंक आपके काट लेता है और आपको नहीं पता, आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप
पासबुक चेक करोगे। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी बैंक बुक जो है आपस में मैच नहीं खाती है। समझ आया आप लोगों को रीजंस? हाँ जी बच्चे बोलो। Yes. यस मैम। अब आता है आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और कुछ नहीं होती, सिर्फ हमने डिफरेंसेस को लिखना होता है कि इस वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, और चेक करना होता है कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब उसको भी हम दो तरह से बनाते हैं। एक होती है विदाउट अमेंडेड कैश बुक और एक होती है विद अमेंडेड कैश बुक। जो विदाउट अमेंडेड कैश बुक होती है उसमें हम कुछ नहीं करते, सारे के सारे डिफरेंसेस को बैंक रिकंसिलिएशन में ले लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट होती है किसी भी बैलेंस से। किसी भी बैलेंस का मतलब या तो हम कैश बुक का बैलेंस ले सकते हैं या हम पासबुक का बैलेंस ले सकते हैं। अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो शुरुआत जिससे होगी एंड उससे अपोजिट होगा। अगर शुरुआत आप बैंक के बैलेंस से कर रहे हो तो एंड कैश बुक का बैलेंस निकलेगा, और अगर आप स्टार्ट कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हो तो एंड आपका पासबुक का बैलेंस निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा विद एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक। विद एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक में क्या होता है कि हम पहले रिकॉन्सिलिएशन बनाने से पहले कैश बुक को रिवाइज करते हैं। अमेंडेड जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाई थी वैसे हम बनाते हैं। आगे हो गया ये। अब अमेंडेड कैश बुक क्या होती है? बेसिकली जो आपकी पासबुक में वो वाली एंट्रियां हैं जो करेक्ट हैं और आपको उसको अपनी कैश बुक में लेके आना है, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सबको आप पहले कैश बुक में ले आओ, फिर दोबारा कैश बुक का बैलेंस निकालो और फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन करो। ये सीक्वेंस होता है आपका। तो जैसे इसने एग्जांपल दिया, हम बात करते हैं। अब वो कहता है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम विद बैंक पासबुक। मान लो, इमेजिन करो आपके पास आपकी कैश बुक भी है, आपकी पासबुक भी है। क्या डिस्क्रिपेंसीज आई? पहले हम डिस्क्रिपेंसीज को बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो पूछ क्या रहा है हमारे से। वो कहता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ आप, और बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया हुआ है। इसने हमें कहीं नहीं कहा कि आप अमेंडेड कैश बुक बनाओ, तो इसलिए हम अमेंडेड कैश बुक के बिना पहले ये काम करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। जो बैलेंस हमें दिया हुआ है हम उसी से शुरू करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ 1,28,280, ये हम यहाँ लिखेंगे 58,000, सॉरी। ठीक है। और एंड कहाँ से आएगा? हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। एंड कहाँ आएगा? अब मैं आप सबसे पूछूंगी कि इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अपनी अपनी तैयारी रखो सब। पहला कॉलम, पहली जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। बैक साइड से शुरू करती हूँ। आस्था, यस मैम। पढ़ो बेटा पहली एंट्री क्या है और उसको कैसे करोगे। Out of 82,000 paid in by check into the bank on 25th March, check amounting to 30,000 were collected on 5th April. इसका क्या मतलब हुआ? क्या मीनिंग है इस एंट्री का, इस लाइन का? बताओगे आस्था? हम्म।
82,000 में से 30,000 मैम 25 मार्च को बैंक में जमा करा दिए। हम्म नहीं, और कौन बताएगा? ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 82000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹਮ 30000 ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਜਿਹੜੀ 52000 ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। तो अब हम इसको रिकंसिलेशन में क्या करें? बताओ, कोई बताएगा? देखो बेटा, पहले इसका मतलब समझो। आपने 25 मार्च को 82,000 के चेक बैंक में जमा कराए। आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि बैंक में 82,000 जमा हो गए और कैश में कम हो गए। जब हमारे कैश में 82,000 कम हो गए, तुम्हारा कैश बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया या बढ़ गया? हम्म क्या होएगा? कम होएगा या बढ़ेगा? बेटा हमने मैम 82 कैश कैश क्या होगा? कम होएगा मैम। हाँ, कैश बैलेंस कम हो गया। ठीक है, अब उसमें से वो कह रहा है कि 30,000 के चेक जो है हमारे पास 5 अप्रैल को जमा हुए। इसका मतलब 52,000 के चेक हमारे 31 मार्च तक जमा हो गए, लेकिन 30,000 के हमारे बैंक में जमा नहीं हुए, जो हमने अपनी कैश बुक में जमा कर दिए थे और बैंक में जमा नहीं हुए। तो डिफरेंस कितना रहेगा? 30,000 का या 82,000 का या 52,000 का? कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस कितना आएगा? मैम 82,000 का ही आएगा क्यों? मैम, क्योंकि 31 मार्च को बना रहे हैं ना। तो मैम उस 31 मार्च के बाद आया ना बैलेंस उसमें 30,000। कितना? 30,000 उसके बाद आया है ना, बाकी तो आ गया पहले। यस मैम। फिर कितना डिफरेंस आएगा? मैम 52,000 का। बेटा 52,000 तो जमा हो गए, आपने बैंक में जमा कराए 82। ठीक है, मैम और 30 का आएगा। यस, 30,000 बैंक में कम जमा हुए हैं, आपकी कैश बुक में ज्यादा जमा है। तो अब क्या करोगे? कैश बुक में से माइनस करने चाहिए या प्लस करने चाहिए? मैम माइनस। हम्म तो माइनस। यस, तो 30,000 इस देखो, इसने माइनस किए है ना। समझ आ गई आपको ये बात? थोड़ा सोच के करने वाले क्वेश्चन है ये। अब अगला कौन पढ़ेगा? अपनी मर्जी से पढ़ो आप, जिसको पढ़ना है पेपर क्लियर करना पड़ेगा, नहीं जिसने पढ़ना नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, आवाजें नहीं लगाऊंगी। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, कुछ बढ़िया बढ़िया। ओटीपी? अच्छा, उसकी मोबाइल पे आएगा, मैं देखती हूँ।
हाँ जी बेटा, तो देखिए आपने क्या किया है, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग 31,200 आपने ड्रॉ किए। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, वहां पर हमने जमा किए थे ना, या हमने ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ का मतलब होता है हमने किसी को दिए हैं चेक, समझ गए, समझे या नहीं? यस हाँ जी मैम। बच्चे, 31,200 के चेक आपने 28 मार्च को दिए, यानी आपने अपने कैश में से उसको माइनस कर दिया। स्टेप बाय स्टेप अपना दिमाग चलाया करो। आपने 31,200 कैश बुक में माइनस कर दिए, उसमें से 10,000 के चेक जो है वो 3 अप्रैल को प्रेजेंट हुए। इसका मतलब 21,200 के हो गए पहले। जो पहले हो गए उसको तो हमने देखना नहीं ना, वो तो हो गया, हमारी कैश बुक में भी एंटर हो गया, बैंक बुक में भी हो गया। जो बाद में हो रहा है उसको देखना है। तो 10,000 के चेक अगले महीने गए हैं, यानी कि जो 10,000 मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया था, बैंक ने अगले महीने माइनस किया। तो डिफरेंस कितने का रहेगा मेरा? मैम 10,000 का। और 10,000 मेरे मैम कैश में, 10,000 का 10,000 कैश में ज्यादा होंगे या कम होंगे? मैम कैश में कैश कम बुक होंगे। कैश में कम होंगे ना, क्योंकि मैंने तो माइनस कर दिए, यस बैंक मैम ने अभी किए नहीं। तो अब मुझे बराबर करना है, तो क्या करूं कैश बुक में? प्लस मैम। ऐड। हाँ, मैम प्लस कर वेरी, दो। हाँ इस तरह से आपने सोचा करो थोड़ा सा। ठीक है, देखो कैश में तो 10,000 ऐड हो गए ना, ठीक है। अब अगली एंट्री देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहे 4,000 रुपए एंटर हुए चेक के कैश बुक में। आपने कहीं से 4,000 का चेक आपके पास आया, आपने कैश बुक में उसको एंटर कर दिया, यानी 4,000 आपने कैश बुक में बढ़ा दिए। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। लेकिन आप उसको बैंक में जमा करना ही भूल गए 31 मार्च तक, तो बैंक में डिपॉजिट होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने तो अभी बैंक में चेक दिया ही नहीं है। जब तक बैंक को चेक नहीं दोगे वो कैसे आपके अकाउंट में डालेगा? अब बताओ मेरी कैश में पैसे ज्यादा है या कम है? मैम मैम कैश में कैश जा में रहा है। तो क्या करना बैलेंस। चाहिए मुझे? माइनस कैश बुक। मैम। देखो 4,000 हो गए ना माइनस, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अब डी देखो, वो कहता है 2,400 आपने डिपॉजिट किए बैंक में, लेकिन आप अपनी कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, ठीक है। और बैंक ने तो 31 मार्च को ही वो जमा कर दिया आपके कलेक्ट करके। बैंक, आपने चेक जमा कर दिए बैंक में, लेकिन कैश बुक में से जो है कैश बुक में एंट्री नहीं करी उसकी, ठीक है। और बैंक ने आपके वो कलेक्ट भी कर लिए और आपके अकाउंट में भी डाल दिए। अब आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा है या कैश में ज्यादा है? हम अकाउंट में। बैंक। तो कैश में कम मैं है ना। बैंक अकाउंट में। तो अब कैश में कम है, हम तो कैश को देख रहे हैं, तो अब क्या करें कैश में इसको? प्लस मैम। मैम इंक्रीज ऐड कर होंगे देंगे। 20। प्लस हो गए 2,400, ठीक है। अगला देखो, ये बिल जो है रिसीव हुआ आपको, बिल रिसीवेबल होता है कि हमें किसी ने बिल दिया 2028 80 रुपए का, और हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया 80 रुपए में। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको लिख के दे दिया, सबसे पहले बिल को समझो, हर चीज को समझा करो। बिल का मतलब है मैंने आपको लिख के दे दिया कि मैंने तुम्हें 2,080 रुपए देने हैं, 2 महीने बाद दे दूंगी। तुमने मुझे लिख के दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हें 2,080 का बिल मिल गया। तुम बैंक के पास गए, बोलो अब मेरे को तो 2,000 अभी चाहिए, और 2,000 का 80 का मेरे पास बिल तो पड़ा है, लेकिन पैसे मुझे 2 महीने बाद मिलने हैं, मुझे तो आज ही चाहिए। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप ये मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ, और गीता से मैं ले लूंगा पैसे। आप 80 रुपए मुझे ब्याज दे दो, मेरे चार्जेस दे दो, डिस्काउंट दे दो, 2,000 ले जाओ मेरे से 2,080 के बदले में। आपने कहा ठीक है, आपने ले लिया 2,000 रुपए, ठीक है। अब 3 अप्रैल को जब पैसे मिलने थे, डेट थी उसकी 3 अप्रैल की, बैंक मेरे पास आया पैसे लेने के लिए, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो 2,000 रुपए का बिल जो हो गया वो डिसऑनर। अब बैंक किससे पैसे मांगेगा, मेरे से या आपसे? बोलो बोलो, क्या करेगा बैंक? किसके अकाउंट से काटेगा? जब मेरे अकाउंट से पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक आपको बख्श देगा?
नो मैम। नो मैम। तो बैंक कहाँ से पैसे काटेगा? हमारे में से। तुम्हारे अकाउंट से। ठीक है, ओके। लेकिन कितने काटेगा? 2080 मैम। 2000। यस, 2080 काटेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 80 तो उसका 2 महीने का, जब पहले आपने पैसे लिए थे 2 महीने यूज किए, खत्म। अब बैंक ने तो काट लिए 2080 रुपए आपके, लेकिन आपको इंटीमेशन आई अप्रैल में, काटे थे मार्च में। तो अब मार्च में पैसे कहाँ ज्यादा, कैश में ज्यादा हुए या कम हुए? कैश बुक से ज्यादा कैश में ज्यादा हो गए ना। तो अब कैश बुक में से क्या करना चाहिए मुझे? हम लेस होने। यस, 2080 लेस हो जाएंगे। समझ आ गई आपको ये चीज? हम्म। यस मैम। अब अगला भी क्वेश्चन बिल पे है। एक बिल था, ठीक है, उसको हमने रिटायर करवा दिया, पेड कर दिया बैंक ने अंडर रिबेट ऑफ 600, बट फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब इस बात को भी समझो, रिटायर ऑफ बिल क्या होता है। मैंने किसी के 40,000 रुपए देने थे, या आपने देने थे, बिल हमने साइन किया हुआ है कि हम तुम्हें 40,000 दे देंगे 2 महीने के बाद। लेकिन 1 महीने के बाद ही मेरे पास कहीं से पैसे आ गए, और मैंने उसको बोला भैया मेरे को 600 रुपए का रिबेट दे दे, और मेरे से 39,400 ले ले, 1 महीना पहले ले ले। अब जिस बंदे के 40,000 है वो भी सोचता है भी मेरे को 1 महीना पहले पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि पैसे ऐसी चीज है ना, कब डूब जाए पता नहीं चलता। तो मिल रहे हैं तो ले लो भैया, 600 रुपए का नुकसान उठा लो, बाकी पैसे तो मिल ही रहे हैं, ले लो। वो भी कह देता है दे दे भैया। आपने अपने बैंक को कहा भाई दे दो इसको 39,400 रुपए, और बैंक ने आपके बिहाफ पे 39,400 रुपए पे कर दिए। तो आपकी पासबुक में कितने पैसे कम हुए? 39,000, 39,400 39,000। कम हो गए। ठीक है, आपने जब अपनी बुक में एंट्री करी, तो आपको जैसे फुल सेटलमेंट में आप दे रहे हो, तो एक तरह से 600 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 600 रुपए डिस्काउंट में जाने थे, 39,400 बैंक में जाने थे। आपने बैंक में पूरे के पूरे 40,000 डाल दिए। ठीक है, तो आपका कितने का फर्क आ गया बैंक बुक और पासबुक में? 600 रुपए दे। हाँ, अब 600 रुपए कैश में ज्यादा है या कम है? कम है मैम। कैश च ज्यादा नहीं। कैश में कम है बेटा, आपने ज्यादा लेस कर दिया ना। हमने 39,400 लेस करने थे, 39 और 40,000 लेस कर दिए। जब लेस ज्यादा किए तो बढ़ गए ना कैश में पैसे, यस कम हो मैम। गए ना, सॉरी। ठीक है, तो अब उसको हम ऐड कर देंगे 600 रुपए को। समझ आ गई आपको? हम्म। मैम। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका। एक चेक था 10,000 रुपए का, जो आपने पासबुक में रोंगली क्रेडिट हो गया 29 मार्च को, गलती से किसी और का चेक बैंक ने आपके अकाउंट में डाल दिया, और 2 अप्रैल को उसको रिवाइज कर दिया, रिवर्स कर दिया, वापस ले लिया आपसे। तो 31 मार्च को आपकी कहां पर पैसे ज्यादा होंगे, बैंक में या कैश में? बैंक में मैम। तो कैश में क्या हुए? कैश में कम, फिर ऐड होंगे मैम। हाँ, 10,000 ऐड रुपए हो। आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, अगला कह रहा है बैंक ने रोंगली आपको डेबिट कर दिया, वहां क्रेडिट किया था ना, यहां पर डेबिट किया, यानी आपके बैंक से 20,000 रुपए गलती से निकाल लिए, किसी और के निकालने थे, आपके निकाल लिए, और वापस आपको दे भी दिए 10 अप्रैल को। तो अब क्या होगा, बैंक में ज्यादा है या कैश में ज्यादा है? मैम कैश में ज्यादा है। तो कैश में क्या करना कैश। चाहिए? लेस मैम। मैम लेस। तो 20,000 लेस हो गए। ठीक है, आगे देखो। एक चेक 800 रुपए का आपने ड्रॉ किया सेविंग अकाउंट में से,
हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन कैश बुक। आपका सिर्फ ये तो अकाउंट का चक्कर है, करंट और सेविंग अकाउंट का। अब देखना ये है कि ये हमारा जो अकाउंट है वो कौन सा है, यहाँ पर ऊपर कहीं लिखा हुआ है। यूजली करंट अकाउंट ही होता है जो हमारा चल रहा होता है। वो आपने चेक निकाला था 800 रुपए का सेविंग अकाउंट से और ड्रॉ कर दिया आपका करंट अकाउंट से, यानी कि आपके इस करंट अकाउंट, ये करंट मान के चलो, जो आपका सेविंग होता है वो पर्सनल होता है, करंट होता है वो बिजनेस का होता है, बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट होता है। तो आपने 800 रुपए तो निकाले अपने सेविंग अकाउंट से और बैंक ने निकाल दिए आपके कहाँ से, नहीं सॉरी, आपने अपनी कैश बुक में उसको किस में डाल दिए, करंट अकाउंट से निकाल दिए। तो अब कैश बुक में आपके पैसे कम है कि ज्यादा है? हमने करंट अकाउंट को देखना है, करंट अकाउंट में पैसे कम है कि ज्यादा है? बोलो। हाँ जी, क्या हुआ, क्लास खत्म हो गई? मैम कम है ना करंट अकाउंट में, तो ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। यस मैम। तो इस तरह से प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो समझिए। आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना कि अगर यहाँ कैश बुक में डेबिट है तो यहाँ पासबुक में क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक में तो आपके पैसे क्रेडिट पड़े हैं ना, आपकी कैश बुक में डेबिट है। इसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोलूं कि अमेंडेड कैश बुक बनानी है, तो जो मुझे कैश बुक में एक्चुअल एंट्री करनी चाहिए वो मैं कर दूंगी। और वो कौन कौन सी करनी चाहिए, देखो 30,000 रुपए का चेक हम नहीं कैश बुक में एंटर करेंगे, वो तो टेम्परेरी बैंक ने नहीं किया, बाद में कर दिया, ठीक है, इसको हमने कैश बुक में एंटर नहीं करना, इसको भी हमने कैश बुक में एंटर नहीं करना, ठीक है। और जो आपने चेक क्रेडिट कर दिया आपने बैंक कैश बुक में, बिल्कुल ठीक एंटर किया है और आप बैंक में जमा करा दोगे। देखो, देखने वाली बात यह है कि जो गलती हुई है वो बैंक ने ठीक करनी है या मैंने ठीक करनी है। जो बैंक ने ठीक करनी है उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब आपने पैसे जमा कराए बैंक में, ठीक है, और कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये तो आप ही ठीक करोगे ना, बैंक थोड़ी ना ठीक करेगा आपकी कैश बुक। तो इसको हम कैश बुक में एंटर करेंगे, कहाँ एंटर करेंगे बताओ। कैश बुक। हम्म लैपटॉप में थोड़ा वायरस आ गया लगता है, एक मिनट। तो देखो, यहाँ पर हमने 2400 रुपए ऐड कर दिए, ठीक है। जो डिसऑनरेबल वाला हमारा पॉइंट था वो भी हमने अपनी कैश बुक में एंट्री करनी है, हम ठीक करेंगे। और रिबेट वाला भी हमने गलत किया था, हम ठीक करेंगे। देखो, जो चीजें हमने ठीक करनी है अपनी कैश बुक में, मतलब एंट्री रह गई या गलत हो गई, उसको आप पहले अमेंडेड कैश बुक में एंट्री कर दो और फिर बाद में उसको जो बच गया उससे बाकी की एंट्रीज आप बैंक रिकंसिलेशन में वैसे ही लेके आओगे जैसे आपने पहले की हैं। तो ये आपने आज करना है यहाँ तक, ठीक है। अगला 5th एग्जाम्पल भी आप करोगे, मैं आपको बता देती हूँ। 1.6 आपका कैश बुक आज खत्म हो गया है, कल हम ट्रायल बैलेंस करेंगे।
आपने 2 3 4 एग्जाम्पल जो भी दिए हुए हैं सारे करने हैं। समझ आ गई आपको? यस। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।